नमस्कार। पिछले 48 घंटे लगभग आपसे बात नहीं हुई। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, मेरे पिताजी गुजर गए। डैडी कहता था उन्हें, पता नहीं क्यों, शायद माँ ने कहा होगा उन्हें डैडी कहने के लिए। डैडी कल सुबह गुजर गए। परसों शाम को जब हम सभाएं कर रहे थे वहां शाहजहांपुर के गांव के नजदीक, तो मेरे पास संदेश आने शुरू हो गए थे। मेरी बहनों के, दोनों बहनें मेरी डॉक्टर हैं, पिताजी के पास थी। उनके संदेश आ रहे थे कि अब तुम आ जाओ। स्थिति उनकी पिछले 1 महीने से गंभीर थी। जब हम लोग अरेस्ट हुए उस दिन भी काफी गंभीर थी, 1 महीना पहले। और बहनें पिछले 4-5 दिन से पिताजी से पूछ रही थी कि अब बुला लें, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, वो सही काम कर रहा है, उसको करने दो, मत बुलाओ। लेकिन परसों उनका संदेश आया कि अब तुम आ जाओ। आखिरी मीटिंग करके, सकतपुरा की मीटिंग करके मैं यहां पहुंचा। बस इतना गनीमत है कि उनकी आंख खुली थी, पहचाना उन्होंने, कुछ बात हुई। आधी रात तक लगभग होशो हवास खत्म हो गया उनका। लंबी निद्रा में गए और सुबह 5 बजे नहीं रहे पिताजी। कल अंतिम संस्कार हुआ। बाप के ना रहने पे क्या कहा जाए, मगर मैं सब बातें, व्यक्तिगत बात यहाँ करना नहीं चाहता। कुछ बात सिर्फ उनके बारे में जरूर बताना चाहता हूँ आप सबको, क्योंकि सबके मन में एक तो उत्सुकता रहती है। आप में से बहुत बहुत साथियों ने संवेदना के संदेश भेजे हैं, इतनी दिल को छूने वाली बातें कही हैं। आप सबको हाथ जोड़ के मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से धन्यवाद कर सकता हूं। ऐसे समय पे आपका संदेश मिलता है, उसका जो संबल है, एक लगता है कि हाँ, अकेले नहीं है, कोई है, गांव है, समाज है, सब लोग हैं, आप सब लोग हैं। इससे बहुत सहारा मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ बात उनके बारे में बताना चाहता हूं, पिताजी के बारे में। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पिता थे, क्योंकि इस इलाके में, मेरे गांव में उन्हें मेरे पिता की तरह नहीं, मुझे उनके बेटे की तरह याद किया जाता है। और वही होना चाहिए। उसी गांव में मैं बैठा हूं। उम्र उनकी 90 साल हो चुकी थी, 91 लग चुका था जैसे हमारे इधर कहते हैं। और एक तसल्ली इस बात की आप कह सकते हैं कि वो अपने तरीके से गए, अपनी इच्छा से गए, जहां चाहते थे वहां गए, जैसे चाहते थे वैसे गए। कोई 6 महीना पहले उन्होंने तैयारी शुरू कर ली थी, बस कहते थे अब चलने का समय है। 6 महीना पहले उन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर दिया था। पढ़ना बंद कर दिया था, लिख तो नहीं पा रहे थे। तो जब पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया तो मैं समझ गया कि नहीं, अब उनका मन उठ गया है, क्योंकि पढ़ने लिखने में उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। पिछले 1 महीने से लगभग उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया था। और स्पष्ट हिदायत थी हमें कि मुझे अस्पताल नहीं लेके जाना। मेरी बहनें अस्पताल चलाती हैं बिल्कुल पड़ोस में, तो उनकी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन थी कि अस्पताल मुझे नहीं लेके जाना। कहा कि आप शहर शिफ्ट हो जाइए, वहां थोड़ा बेहतर फैसिलिटीज हो पाएंगी। बिल्कुल स्पष्ट, जब वो बोल सकते थे 10-15 दिन पहले तक क्लियरली, उन्होंने स्पष्ट कहा, शहर नहीं जाऊंगा। दीदी ने बताया, डैडी आपकी जान को खतरा है जो इस वक्त हो रहा है। तो उन्होंने कहा, हर किसी को मरना है, मरूंगा यहीं मरूंगा, इसी गांव में। ये गांव जो पीछे आपको दिख रहा है, सहारनवास, हमारा पैतृक गांव, जिस गांव में पिताजी पैदा हुए, इस गांव में वो पढ़े 5वीं क्लास तक। उसके बाद यहाँ अहीर स्कूल है रेवाड़ी के अंदर, उसमें पढ़े। और फिर डीएवी कॉलेज जालंधर में गए, बीए किया, आगे एमए किया वहीं से इकोनॉमिक्स में। और फिर जीवन भर राजस्थान के छोटे से कस्बे, शहर श्री गंगानगर में उन्होंने कॉलेज में, खालसा कॉलेज, श्री गुरु नानक खालसा कॉलेज श्री गंगानगर, वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई। शुरुआत की थी स्कूल टीचर के रूप में वहीं उसी संस्था में, खालसा स्कूल में 1952 में।
और उसके 5-7 साल बाद जब कॉलेज बना तो कॉलेज में पढ़ाया। बीच में 1 साल के लिए यहाँ हरियाणा आए टीचिंग करने के लिए, लेकिन वापस गंगानगर चले गए। 1987 में वहां से रिटायर हुए, और रिटायर हुए अगले दिन सब कुछ अपना गंगानगर की प्रॉपर्टी बेच के सीधे गांव आ गए। लोग गांव से शहर जाते हैं, लेकिन पिताजी शहर से गांव आए और गांव से कभी नहीं हिले। आते थे किसी विशेष काम के लिए, 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए, नहीं बेटा मन नहीं लगता मेरा यहाँ पे, बस वापस अपने गांव में यहीं रहते थे। गांव के लिए जो उनकी अगाध श्रद्धा स्नेह था, इसलिए हमने भी तय किया कि जो कुछ उनका करना है यहीं गांव में करना है। स्मृति सभा एक आयोजित की है 25 तारीख को दोपहर 2 से 3 बजे, वो भी यहीं गांव में, संस्कार भी गांव में। उनके लिए जो कुछ करना है यही गांव में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके जीवन का छोटा सा परिचय। पिताजी की मृत्यु हो गई थी 8 साल की उम्र में। पिताजी पढ़े लिखे थे, उनके टीचर थे। मेरे उनके दादाजी भी टीचर थे। मेरे परदादा यानी कि मेरे पिताजी के दादा, उन्होंने बीए कर ली थी सन 1890 में। उनके बेटे यानी कि मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी राम सिंह जी, वो टीचर थे हिसार में। सांप्रदायिक दंगे में उनकी मृत्यु हो गई। वहां पे एक मुस्लिम मॉब आया, उसने कहा कि अब बच्चों को हमारे हवाले करो। दादाजी ने कहा कि नहीं, बच्चे तो मेरे बच्चे हैं, मैं उनका वार्डन हूं, मैं इस वक्त उनका माँ बाप हूं, पहले मैं। और 8 साल की जब मेरे पिताजी की उम्र थी तो उनकी आंख के सामने गंडासे से उनके पिताजी यानी कि मेरे दादाजी राम सिंह जी को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद एक तरह से पिताजी की नई जिंदगी शुरू हुई। वापस गांव आए, गांव में पढ़ना शुरू किया, और पिताजी की पढ़ाई, सारे संस्कार का कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल जीरो से एक तरह से उन्होंने दोबारा जिंदगी शुरू की। लेकिन एक बहुत असर हुआ जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, और इसके बारे में बड़ी गलतफहमी है, बड़ी रूमर्स भी चला करती हैं, तो मैंने सोचा आपको फिर बता दूं। उस घटना का इतना गहरा पिताजी पे असर हुआ। कुछ लोगों पे असर ये होता कि वो बिल्कुल मुसलमानों को घृणा करना शुरू कर देते। ये जो कई बार जिसे आजकल हिंदुत्व और ये सब कह दिया जाता है, घृणा करो मुसलमानों से, हम हिंदू हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पता नहीं क्यों उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। आ, बड़े हुए, गांधी जी का उन पे बहुत असर था, वो एक अलग जमाना था। और शायद इसलिए भी कि उन्होंने 1947 के दंगे भी देखे। ये जिस इलाका है यहाँ पे बहुत मुसलमान रहा करते थे, तो यहाँ उन्होंने दूसरी मैसेकर देखी जिसके अंदर मुसलमानों का कत्ल किया गया। तो दोनों देख के शायद उनका दिल ऐसा बदला। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत कम बात करते थे इन चीजों के बारे में, बस वो करते थे। उनसे पूछो, बहुत कुरेद के पूछो तो कुछ 2-4 शब्द बोलते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। इस सब का उन पे इतना असर हुआ कि जब 1952 में उनकी शादी हुई तो उन्होंने मेरी माँ से एक ही बात कही थी कि मैं अपने बच्चों को मुस्लिम नाम दूं। एक अजीब फैसला रहा होगा ना, जिस व्यक्ति ने अपनी आंख के सामने अपने बाप को गंडासे से कत्ल होते हुए देखा है, वो व्यक्ति कहे कि मैं अपने बच्चों को वो नाम दूंगा उस समुदाय के नाम पे, उस समुदाय के नाम दूंगा जिनके लोगों ने मेरे पिता का कत्ल किया। कहीं घृणा का जवाब घृणा से नहीं देना, घृणा का जवाब मोहब्बत से देना। ये आजकल बड़ी अजीब चीजें लग रही होंगी, और जब मैंने मेरी ये बातें पब्लिक में गई, लोगों ने पता नहीं क्या क्या इंटरप्रिटेशन दिए। अरे डरते थे मुसलमानों से। भाई ये 1952 की बात है, जब वो श्री गंगानगर में थे, जहां कोई एक मुसलमान भी नहीं था। उस शहर की बातें हैं ये सब। तो कहीं उस जमाने में था कि नहीं, हमें देश बनाना है, इस देश को जोड़ना है, हम इस हिंसा से बाहर आए, हमें इस हिंसा से जोड़ खत्म करके अब हिंदू मुसलमान को जोड़ के एक नया देश बनाना है। वो भावना, गांधी को जैसे मैंने कहा उन्होंने बहुत पढ़ा, तो उस भावना से उन्होंने तय किया कि सब बच्चों को मुस्लिम नाम दिया जाएगा। बड़ी दीदी हुई 1957 में, उनका नाम नजमा रखा गया। थोड़े दिन में माँ घबरा गई। उन्होंने कहा मैंने वायदा तो तुम्हें किया था, लेकिन ऐसा, ये लड़की की शादी नहीं होगी अगर ऐसा नाम रख दोगे तो। ऐसा करो, जब लड़का हो तो उससे एक्सपेरिमेंट कर लेना, लड़कियों को छोड़ दो। सो नीलम दीदी बन गई। नजमा जो थी वो नीलम दीदी बन गई, उनका प्रॉपर नाम नीलम ही रखा गया। फिर पूनम दीदी हुई। उसके बाद जब मैं हुआ तो मेरा नाम सलीम रखा गया। कोई निकनेम नहीं था, बाकायदा स्कूल में रखा गया। लेकिन वहां कोई मुसलमान था नहीं, मुसलमान होना क्या होता है मुझे पता नहीं, और हर कोई मेरे से पूछता था, अरे तुम मुसलमान हो क्या?
अरे तुम्हारे पिता देवेंद्र, तुम्हारी माँ कमला, तुम सलीम कैसे हो? कुछ तो लफड़ा है, गोद लिए हो क्या, ये हो क्या, वो हो क्या। और मैं ऐसा तंग आ गया, मैंने घर में आके कहा किसी बच्चे से कोई पूछता नहीं है उसके नाम के बारे में, सिर्फ मेरे से पूछा जाता है। आप मेरा नाम बदल दो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। 5 साल का जब मैं था तब ये बात हुई। तो खैर, नाम बदल दिया गया योगेंद्र। और मजे की बात यह है कि जिस दिन से मेरा ऑफिशियल नाम योगेंद्र हुआ, ये ताने वाने सब बंद हो गए। हालांकि मेरा स्कूल, मेरे दोस्त, मेरे बचपन, मेरा मोहल्ला, मेरे रिश्तेदार सब मुझे केवल सलीम के नाम से जानते थे और आज भी जानते हैं। खैर, बात अपनी नहीं कर रहा था, पिताजी की कर रहा था। और ये सारा किस्सा मेरे बारे में नहीं है, मैं उसमें क्या कैरेक्टर हूँ, किस्सा उनके बारे में है कि कोई व्यक्ति ये सब काम कर सकता था। कोई जमाना होता तो इस पे कहानियां लिखी जाती, फिल्में बनती इस चीज पे ऊपर, लेकिन आज ये जमाना है कि इसके ऊपर तंज कसे जाते हैं, इसके ऊपर ताने दिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें। अरे ये सलीम है, सलीम यादव, और सलीम यादव क्या कर रहे हो? कैसे देश में हम आ गए। खैर, पिताजी उस देश में अपने असूलों पे रहे। दो बात उनके बारे में जस्ट कहना चाहता हूं। पहला तो उनकी सादगी, सादगी से जिंदगी जी। तब भी जब पैसे नहीं थे, एक छोटे शहर के स्कूल टीचर और हेडमास्टर, कॉलेज लेक्चरर। और तब भी जब पैसे आ गए, जब उनके बच्चे कुछ अच्छी जगहों पे, जिसे समाज अच्छी जगह कहता है, उस सब पे आ गए, तब भी वो अपने तरीके से रहे। गांव में इसी पुराने घर में बिना कोई ज्यादा बदलाव किए वहीं पे रहे। यहाँ से रेवाड़ी 5 किलोमीटर दूर जाता है। और 30 साल जब वो गांव में रहे आके, 87 में आ गए थे, और देखिए उसके बाद 33 साल से गांव में थे। तो हमने कहा वहां जाने के लिए कुछ गाड़ी, जैसे आमतौर पे आजकल लोग गाड़ी ले लेते हैं। पिताजी ने कहा नहीं, मुझे गाड़ी का कोई काम नहीं है। कहा साहब आप एक स्कूटर ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्कूटर का क्या करूंगा। और उन्होंने अपनी एक छोटी सी लूना ली वहां रेवाड़ी जाने के लिए। और हमें इतना डर लगता था कि सड़क के ऊपर किसी ने धक्का भी मार दिया तो लूना पता नहीं कहाँ चली जाएगी। लेकिन लूना से ऊपर नहीं गए, ना स्कूटर ना गाड़ी। घर में मुझे याद है, लेक्चर होते थे, घर में फ्रिज नहीं था, घर में टीवी नहीं था। बाद में रिटायरमेंट के बाद टीवी लिया न्यूज देने के लिए। उस घर में भैंस पाली जाती थी। शहरी घर था हमारा, लेकिन खाना पीना ग्रामीण था, संस्कार ग्रामीण थे, विचार ग्रामीण नहीं थे। तो उसी घर में भैंस भी पाली जाती थी, पिताजी भैंस का भी ध्यान रखते थे। मैं रोज जाके भैंस के लिए पट्ठे, यानी कि उसके लिए चारा लेके आया करता था। लेकिन उसी घर में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पिताजी की लाइब्रेरी थी। उसमें गांधी थे, उसमें मार्क्स थे, उसमें लेनिन थे, उसमें जयप्रकाश थे, उसमें लोहिया थे। वियतनाम पे चर्चा होती थी, साउथ अफ्रीका पे चर्चा होती थी, देश दुनिया के बारे में होती थी। तो जो मुहावरा चलता है ना, सादा जीवन उच्च विचार, मेरे पिताजी के बारे में बहुत लोग ये बात कहा करते थे कि सादा जीवन उच्च विचार देखना हो तो इस आदमी को देखो। साधारण खादी के कपड़े, वो खादी वाली जिद भी नहीं गांधीवादियों की, लेकिन बस साधारण खादी के कपड़े आमतौर पे। और बिल्कुल चुपचाप से कोने में बैठे हुए, अपने प्रति कोई बात जो उनके प्रति आकर्षित करे उससे दूर हट जाते थे कि नहीं, मेरे पे फोकस ना आए, मुझ पे लाइमलाइट ना आए। उनके बच्चे बड़े हुए, दुनिया ने कहा प्रसिद्ध। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मेरी दोनों बहनें इस इलाके के अंदर बहुत जानी मानी डॉक्टर हैं। हमारे जीजा जी और इस सब लोगों ने बहुत समाज के लिए काम किया, लेकिन वो इस लाइमलाइट से एकदम दूर रहते थे। बस सीधा गांव का एक साधारण सा व्यक्ति उस तरह से रहते थे। 4 एकड़ की खेती इस गांव के अंदर, बस उस पे रहते थे, उससे दूर, बाकी किसी भी लाइमलाइट से अलग। लेकिन विचार जो उन्होंने दिए हमें, वो विचार थे, जैसा मैंने कहा, लाइब्रेरी थी। और लोग कहते हैं मैं जेएनयू जाके पढ़ा। दरअसल हकीकत ये कि जेएनयू जाने से पहले मैंने मार्क्स भी पढ़ लिया था, लेनिन भी पढ़ लिया था, जयप्रकाश भी पढ़ लिया था, गांधी भी पढ़ लिया था, पिताजी के चलते। लेकिन अपने विचार थोपने हैं ऐसी कोई कोशिश नहीं। ये विचार है बेटा, पढ़ लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। बस सिर्फ एक दो चीजें उन्होंने कही। एक, अपने विचार को जन्म के संयोग से बांध के नहीं देखना। पैदा आप मर्द हो गए हो तो इसका मतलब मर्दों की वकालत करोगे जिंदगी भर, ये नहीं हो सकता। आप हरियाणा में हो इसका मतलब पंजाब के खिलाफ बोलोगे, ये नहीं हो सकता। ये चीज उन्होंने बहुत बचपन में दिखाई, कि सिखाई ये, कि जन्म के संयोग से हम कुछ हो गए,
इसका मतलब ये नहीं कि हम विचारों में भी अब उसकी वकालत करना शुरू करें। हमें दिमाग मिला है, मस्तिष्क मिला है, मन मिला है, हम खुद सोच सकते हैं। हम अपनी सोच लेके आगे बढ़ सकते हैं और सोचने के लिए मैं बंधा हुआ नहीं। कमरे में 4 लोग बैठे हैं, 5वें की आलोचना कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। तो डैडी सबसे पहले कहते थे नहीं, वो कमरे में नहीं है, लेकिन अगर वो होता तो वो ये बात कहता। जो बाउंड्री के उस पार है, उसकी बात सोचना। परिवार में जब किसी लड़की को, किसी औरत को परिवार में, गांव में, मोहल्ले में तकलीफ हो, तो उसे पता था कि डैडी उसकी ढाल बनेंगे। हमेशा डैडी के पास परिवार की अनंत लड़कियों को, बहुओं को, पड़ोस में औरतों को के लिए वो ढाल बन के खड़े हुए एक मर्द थे। अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहा करते थे, लेकिन औरत की बात सुननी है, उसके लिए खड़ा होना है, उसके साथ खड़ा होना है। गांव में जाति का सवाल था। दलित समाज के साथ यहां भी दुर्व्यवहार होता है। जिस जाति में मेरा जन्म हुआ है उसके लोग भी करते हैं, खूब दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि जमीन तो जिस जाति का में मेरा जन्म हुआ है उसके पास है। उसकी बात करना। उनके गांव में अंबेडकर लाइब्रेरी खुली, पिताजी उसके साथ हमेशा। गांव में आके खुद उन्होंने भी एक लाइब्रेरी चलाई 3-4 साल, लेकिन पढ़ने वाले लोग नहीं मिले, उन्हें बंद करनी पड़ी। तो गांव की अंबेडकर लाइब्रेरी उन्होंने चलाई। छोटे छोटे सामाजिक काम किए। लेकिन विचार में पहला काम ये कि अपने संयोग से बंध के नहीं सोचना, उससे ऊपर उठ के सोचना है। वकील नहीं बनना, जज बनना है। फेयर होना है। फेयरनेस एक तरह से उनके पर्सनैलिटी को कैरेक्टराइज करती थी। आप उनसे आके कह सकते थे कि आप अपने विरुद्ध मुकदमा कीजिए, आप अपने खिलाफ गवाही दीजिए, अपने बेटे के खिलाफ बोलिए। ये बात उनसे तत्काल की जा सकती थी। दूसरा, जो अपने विपक्षी की बात को समझना। मुझे याद है मैं बचपन में डिबेट करता था, तो डिबेट कभी करके आया, उन्होंने कहा अच्छा डिबेट बोल के आओ। क्या बोला बेटा, बोलना। मैंने बोला। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें विश्वास है तुम जो बात कह रहे हो सही है? मैंने कहा जी वो टीचर ने लिख के दिया था, स्कूल में था मैं 8वीं क्लास में। मैंने कहा टीचर ने लिख के दिया था, मैंने बोल दिया। मैंने कहा लेकिन मुझे तुम्हारी आंख से लगा कि तुम्हें विश्वास नहीं है। मैंने कहा जी एक्चुअली बात तो गलत है। क्योंकि गलत बात है तो बोल क्यों रहे थे? मैंने कहा जी डिबेट थी, मेरे को उन्होंने बोला था पक्ष में बोलने को, मैंने बोल दिया। तो उन्होंने प्यार से बैठाया, बेटा कभी वो मत बोलना जिसमें तुम्हें विश्वास ना हो। ऐसी बात कभी नहीं बोली। मैंने कहा जी फिर मैं डिबेटिंग टीम में नहीं आऊंगा, वो रह जाएगा। उनका कोई बात नहीं, एक ट्रॉफी नहीं आएगी, एक मेडल नहीं आएगा। और डिबेटिंग में मेरे को बहुत मेडल वेडल मिला करते थे एक जमाने में। उनका वो नहीं आएगा, लेकिन वो मत बोलो जिसमें तुम्हें विश्वास ना हो। तुम्हारी आंख में दिखना चाहिए कि तुम्हें विश्वास है जो तुम बोल रहे हो। दूसरा, उन्होंने एक और मेरी डिबेट सुनने के बाद बोला कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ओपोनेंट की कोई बात सच्ची नहीं है? मैंने कहा जी बात तो सच्ची है। उन्होंने कहा क्या क्या? मैंने कहा जी उनके 3 तर्क तो उनके भी बहुत अच्छे हैं। सो उनका पर तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते इस चीज को? मैंने कहा जी अगर मैं स्वीकार कर लूं डिबेट के अंदर तो मैं तो डिबेट हार जाऊंगा। उन्होंने कहा लेकिन तो तुम उनकी बात से सहमत हो? मैंने कहा नहीं नहीं, उनकी 3 बात से सहमत हूं, लेकिन कुल मिला के उनकी बात गलत है। सो उन्होंने कहा फिर तुम ये क्यों क्यों नहीं कह देते कि जाके कहो, शुरू में ही कह दो कि मेरे विपक्षियों की 3 बातें सही हैं, लेकिन पूरे संदर्भ में देखा जाए तो जो तर्क वो बना रहे हैं वो गलत है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बात, इन 2 बातों को मैंने जिंदगी भर गांठ बांध लिया। आज जब लोग मुझे कहते हैं टेलीविजन में आप बोलते हैं, आप अच्छे तर्क देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सच बात ये है जो मैं बोलता हूं उसका 80-90% पिताजी की देन है। उन्होंने वो फ्रेम दिया जिसमें मैं सोचता हूं। उन्होंने वो सिखाया, और एक जो एक फेयरनेस का सेंस। और लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि अरे आप गुस्सा नहीं होते। ये भी सीधा उनका स्वभाव था। गुस्सा तो होते थे, ऊंचा कभी नहीं बोलते। जिंदगी में शायद कभी मैंने उनको आवाज ऊंची करके बोलते हुए नहीं सुना। थोड़ा कान नजदीक जाके उनको सुनना पड़ता था अगर उनकी बात सुननी। खैर, अपने पिता के बारे में कौन कितनी बातें हर व्यक्ति कर सकता है। बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि उन्होंने क्या कुछ दिया जो मुझ में आपको कई बार गुण दिखाई देते हैं, वो दरअसल मेरे नहीं है। मैं ये जानना चाहता था, ये कबूलनामा करना चाहता था कि ये जो आप मुझ में देखते हैं मेरा नहीं है, ये उस व्यक्ति का है जो कल चला गया। जैसा मैंने कहा, विचार से ज्यादा सामाजिक आंदोलन में उनकी आस्था थी।
उन्होंने खुद गंगानगर में संपूर्ण क्रांति विचार मंच शुरू किया। रिटायर होके हरियाणा आए तो हरियाणा में संपूर्ण क्रांति यात्रा की, संपूर्ण क्रांति मंच की स्थापना की, तमाम तरह के एक्टिविस्ट को सपोर्ट किया। जीवन भर जो भी उनके पास पैसा था पेंशन का बचा हुआ, एक्टिविस्ट लोगों को सपोर्ट करते थे और चाहते थे कि मैं सामाजिक राजनीतिक काम करूं। मेरे 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आ गए थे तो लोगों ने कहा कि अरे बच्चे को आर्ट्स क्यों दिलवा रहे हो, इसको साइंस दिलवाओ, आईआईटी जाएगा, ये करेगा। तो वो कहते थे हमेशा नहीं, आईआईटी जाना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना ये छोटे काम है, समाज को बदलना, समाज की दिशा बदलना ये बड़ा काम है। इसलिए वो चाहते थे कि आर्ट्स पढ़ें, ह्यूमैनिटीज पढ़ें और सामाजिक काम करें। जैसा मैंने बताया, जब मैं इस पूरे आंदोलन में शामिल था उन्हें पता था, हर दूसरे दिन खबर भी ले लेते थे, अच्छा कहाँ है सलीम, क्या कर रहा है। और दीदी कहती थी बुला लें, तो वो कहते थे नहीं, बुलाओ नहीं। आंदोलन, इस आंदोलन के साथ उनका मन था, आंदोलन को उनका आशीर्वाद था, उनका सहारा था। बहुत कम भावना की व्यक्ति थे, कम बोलते थे। परसों आया, कभी भी, जैसे मुझे पूरी जिंदगी में याद नहीं उन्होंने मुझे कभी गले लगाया हो, कभी मुझे गोदी उठाया हो। बहुत उस लिहाज से बहुत सूखे, रूखे तो नहीं, बहुत बहुत अपनी भावनाओं को व्यक्त न करने वाले व्यक्ति थे। परसों आया, उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा मेरा, मुझे लगा बस इसी में आशीर्वाद था। बोले नहीं, बोल पा नहीं रहे थे, कुछ बोल रहे थे वो आवाज हमें समझ नहीं आती थी क्या बोल रहे हैं। तो बस उन्होंने हाथ उठाया, उनसे जुड़े और समझिए उनका आशीर्वाद है। बस मुझे आज के दिन छुट्टी मिली है। छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि आज बुधवार का दिन है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि बुधवार के दिन ये गमी के अंदर जाते नहीं, आते नहीं है, बैठते नहीं है। तो आज का दिन आंदोलन को दोबारा ज्वाइन करूंगा पिताजी के आशीर्वाद के साथ। शाहजहांपुर भी जाऊंगा, सिंगू बॉर्डर में मीटिंग है जिसमें तय होगा कि सरकार को क्या जवाब देना है। किसान संगठनों ने एक अपना ड्राफ्ट बना लिया है, सब उस पर बैठ के विचार करेंगे, उसके बारे में निर्णय होगा। आंदोलन जारी रहेगा। एक यात्रा का अंत हुआ है, लेकिन जिस बड़ी यात्रा में पिताजी चाहते थे मैं रहूं, समाज रहे, हम सब रहे, उनके आशीर्वाद से उसी यात्रा में आगे बढ़ेंगे, सबके साथ रहेंगे। आप भी जुड़िएगा। पिताजी के लिए आपने जितने संदेश भेजे, जितना स्नेह से भेजा, एक बार फिर हाथ जोड़ के मेरी तरफ से, दीदी की तरफ से, माँ की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जैसा पिताजी कहते, बस ये बातें बंद करो, काम पे लगो, आंदोलन पे लगिए। आज याद रखिएगा, आज आंदोलन की तरफ से एक विशेष अपील है। वो अन्नदाता जो 3 वक्त हमारे लिए खाना हमारी टेबल पे रखता है, उस अन्नदाता की स्मृति में एक खाना स्किप कीजिए, एक खाना छोड़िए। दोपहर लंच का हमने कॉल दिया है, लेकिन लंच नहीं, डिनर, जो आप समझें। अन्नदाता की स्मृति में एक खाना आप भी छोड़िए। इस आंदोलन में वो आपका योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।